क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि एक ही कमरे में बैठे दो अलग-अलग इंसान दुनिया को कितने अलग नजरिए से देख सकते हैं? मतलब एक व्यक्ति शायद खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मान रहा हो और सोच रहा हो कि बाकी सब लोग सिर्फ उसके फायदे के लिए मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल। और वहीं उसी कमरे में बैठा दूसरा व्यक्ति शायद ये सोच रहा हो कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी दूसरों की मदद कैसे कर सकता है ना? एकदम सही। दोनों एक ही प्रजाति हैं, दोनों का दिमाग एक ही तरीके से विकसित हुआ है, फिर भी उनके स्वभाव में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? खैर, ये इंसानी मनोविज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। हम सभी के अंदर हार्डवेयर तो एक जैसा है, लेकिन सॉफ्टवेयर एकदम अलग तरीके से कोड किया गया है। जेनेटिक्स, बचपन का माहौल और जीवन के अनुभव मिलकर एक ऐसा अनोखा मिश्रण तैयार करते हैं। और यही मिश्रण तय करता है कि इंसान दुनिया के साथ कैसे पेश आएगा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। हम आज एग्जाम वर्ल्ड के एक लेक्चर को आधार बनाकर बात करने वाले हैं। और ये लेक्चर वर्ड पावर मेड इजी के कुछ बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और भाषाई कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करता है। सही? बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ 10 भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों का अर्थ जानना नहीं है, बल्कि उन रूट वर्ड्स या मूल शब्दों की गहराई में जाना है जो इन 10 विशिष्ट पर्सनालिटी टाइप्स की नींव बनाते हैं। हाँ, और इस लेक्चर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटाता, मतलब ये समझाता है कि भाषा कैसे इंसानी व्यवहार को कैप्चर करते हैं। सही बात है। जब हम इन 10 अलग-अलग तरह के लोगों के दिमाग के काम करने का तरीका समझ लेंगे, तो आसपास के लोगों का व्यवहार भी एक खुली किताब की तरह लगने लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस स्पेक्ट्रम के सबसे चरम और स्वार्थी छोर से शुरुआत करते हैं। इंसान समाज से कैसे जुड़ता है, ये जानने से पहले उन लोगों के दिमाग में झांकते हैं जिनका पूरा वजूद सिर्फ मैं पर टिका है। इस श्रेणी में 2 शब्द आते हैं जो अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। दोनों का मूल शब्द लैटिन भाषा का ईगो है, जिसका मतलब होता है मैं। हाँ, ईगो यानी मैं, यही इन दोनों की पूरी दुनिया है। लेकिन इनके काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग होता है। एक ईगोइस्ट का जीवन के प्रति रवैया बेहद व्यावहारिक और क्रूर होता है। क्रूर मतलब वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। बिल्कुल नहीं। उनके दिमाग में हर वक्त सिर्फ एक ही सवाल चलता रहता है, इसमें मेरे लिए क्या है, या फिर व्हाट्स इन इट फॉर मी। हर रिश्ता, हर फैसला सिर्फ नफे नुकसान के तराजू पर तौला जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो क्या हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत ईगोइस्ट नहीं छिपा होता? इवोल्यूशन भी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है। हाँ, वो तो है, लेकिन फर्क मात्रा और इरादे का है। सामान्य इंसान अपना फायदा देखता है, लेकिन एक सीमा तक। एक पक्के ईगोइस्ट के लिए कोई सीमा नहीं होती। अच्छा, तो वो कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, उनके अंदर खुद को आगे बढ़ाने की एक रूथलेस डिजायर यानी क्रूर इच्छा होती है। वो इस बात को सच मानते हैं कि ये दुनिया एक डॉग ईट डॉग यानी गला पाट प्रतियोगिता वाली जगह है। बाप रे, मतलब अगर वो दूसरों की परवाह करेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। इसलिए किसी और का नुकसान करके अपना फायदा निकालने में उन्हें कोई नैतिक दुविधा नहीं होती। एकदम सही। अब ईगोइस्ट एक बहुत ही शांत और शातिर खिलाड़ी हो सकता है जो अपना काम निकाल ले और किसी को खबर भी ना हो। लेकिन जो दूसरा शब्द है ईगोटिस्ट, उसमें जो टी अक्षर जुड़ा है वो उसे एकदम अलग बनाता है। तो क्या उस टी अक्षर को टॉक यानी बात करने से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल। ईगोटिस्ट वो इंसान है जो अपनी ही तारीफों के पुल बांधने से कभी नहीं थकता। उसे चुपचाप फायदा निकालने से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी होती है कि दुनिया उसकी महानता को पहचाने। अरे वाह, मतलब ये वो लोग हैं जो महफिल में लाउड स्पीकर लेकर बैठते हैं और सिर्फ अपना ही गुणगान करते हैं। हाँ, लेक्चर इस बात को बहुत दिलचस्प तरीके से स्पष्ट करता है। एक ईगोटिस्ट अपनी बातचीत में हमेशा एक ही वायलिन की धुन बजाता है, और वो धुन होती है खुद की। जैसे मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने उस प्रोजेक्ट को अकेले कैसे बचाया। हाँ, मेरी वजह से फला काम हुआ। ये लोग इतने ज्यादा शेखी बघारने वाले होते हैं कि सामने वाले को इनकी बातों से ऊब और चिड़चिड़ाहट होने लगती है। इसे लेक्चर में एड नॉजियम की स्थिति कहा गया है ना, जहां सुनने वाले को उल्टी आने लगे। बिल्कुल। इन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि सुनने वाला इनके एकालाप से कितना पक चुका है। खैर, ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। ईगोइस्ट अपना उल्लू सीधा करता है और ईगोटिस्ट अपने उल्लू की मार्केटिंग करता है। सही कहा।
अब इस घोर स्वार्थ के अंधेरे से बाहर निकलते हैं। जहां लैटिन शब्द ईगो का राज था, वहां से अब हम ऑल्टर की तरफ बढ़ते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है अन्य या दूसरा, हम्म और यहीं से जन्म होता है ऑल्ट्रुइस्ट का। मतलब परोपकारी। हाँ, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही सुखद हिस्सा है। जहां ईगोइस्ट पूछता है मेरे लिए क्या है, वहीं एक ऑल्ट्रुइस्ट का मूल मंत्र होता है मुझे आपकी मदद करने दें। एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। क्या हम सच में ये मान सकते हैं कि कोई इंसान पूरी तरह से निस्वार्थ हो सकता है? आपका क्या मतलब है? मतलब कई दार्शनिक तर्क देते हैं कि परोपकार भी एक तरह का सूक्ष्म स्वार्थी है, क्योंकि दूसरों की मदद करके इंसान को मानसिक शांति या सम्मान मिलता है। क्या यह भी एक तरह का ईगो बूस्ट नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, लेकिन अगर हम विशुद्ध मनोवैज्ञानिक परिभाषा और इस स्रोत के आधार पर देखें, तो एक ऑल्ट्रुइस्ट वो नहीं है जो मान्यता की उम्मीद कर रहा हो। अच्छा, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? एक ऑल्ट्रुइस्ट के लिए दूसरों का कल्याण करना ही सच्ची खुशी का रहस्य है। उनके दिमाग का रिवॉर्ड मैकेनिज्म दूसरों को खुश देखकर ट्रिगर होता है। वो खुद भूखे रहकर अपना खाना किसी और को दे सकते हैं। और ऐसा करते हुए उन्हें कोई मलाल नहीं होता, बल्कि संतुष्टि मिलती है। ये नजरिए का बहुत बड़ा बदलाव है। एक दुनिया को जीतने में लगा है और दूसरा खुद को लुटाने में। बिल्कुल। यही कारण है कि ईगो और ऑल्टर दोनों शब्दों को एक साथ समझना जरूरी है। ये दोनों शब्द हमें बताते हैं कि इंसान अपनी ऊर्जा का निवेश कहाँ कर रहा है, खुद पर या दुनिया पर। तो ऊर्जा के निवेश से एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। इंसान इस ऊर्जा को प्रोसेस कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें एक और लैटिन रूट वर्ड की तरफ चलना होगा, और वो है वर्टो, जिसका मतलब है मुड़ना या टर्न करना। हाँ, और जब हम वर्टे को इंट्रो यानी अंदर और एक्सट्रो यानी बाहर के साथ जोड़ते हैं, तो हमें मिलते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। सही। हम सभी जानते हैं कि इंट्रोवर्ट शांत होते हैं और एक्सट्रोवर्ट बातूनी होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में जो दिलचस्प बात है वो इसके पीछे का तंत्र है। वहाँ एक एनालॉजी दी गई है कि एक इंट्रोवर्ट माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाले एक बायोकेमिस्ट की तरह होता है। हाँ, ये एनालॉजी उनके दिमाग को बहुत सटीकता से दर्शाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस माइक्रोस्कोप के नीचे कोई बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि वो खुद है। अरे वाह, मतलब वो अपनी ही भावनाओं और विचारों की सूक्ष्म जांच करते रहते हैं। बिल्कुल। एक इंट्रोवर्ट अपने ही हर एक कदम की इतनी गहरी जांच करता है कि वो खुद ही थक जाता है। उनका वर्टिडो पूरी तरह से अंदर की तरफ है। मतलब उनके दिमाग में एक 24 घंटे चलने वाला न्यूज़ चैनल होता है जो सिर्फ ओवर थिंकिंग ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ। हाँ, एकदम ऐसा ही। वे शर्मीले लग सकते हैं, लेकिन अंदर से विचारों का तूफान चल रहा होता है। इसी वजह से उन्हें अकेलेपन की जरूरत होती है। वो रचनात्मक कामों में जीनियस हो सकते हैं, लेकिन दूसरों का सहयोग इन्हें असहज करता है। और इसके ठीक विपरीत काम करते हैं एक्सट्रोवर्ट। उनका वर्टो बाहर की तरफ है, मतलब उन्हें ऊर्जा बचाने की नहीं, बल्कि बाहर से ऊर्जा सोखने की जरूरत होती है। सही कहा। जैसे वो कोई सोलर पैनल हो जिन्हें चार्ज होने के लिए लोगों की भीड़ चाहिए। यही वजह है कि वे बहुत अच्छे टीचर, काउंसलर या इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, बल्कि वो असल में दूसरों में गहरी दिलचस्पी लेते हैं, है ना? बिल्कुल। उन्हें अपनी गरिमा या लोग क्या सोचेंगे इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो बहुत मिलनसार और बेबाक होते हैं। खैर, अगर हम समाज को सिर्फ इन दो खांचों में बांट दें तो बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। सोचिए, अगर किसी पार्टी में सिर्फ इंट्रोवर्ट पहुंच जाएं, तो कोई किसी से बात नहीं करेगा। सब कोने में बैठकर यही सोचेंगे कि वो कैसे लग रहे हैं। हाँ, पार्टी एकदम बोरिंग हो जाएगी। और अगर किसी बहुत ही गंभीर जगह, मान लीजिए किसी शोक सभा में सिर्फ एक्सट्रोवर्ट पहुंच जाएं, तो वो वहां भी पार्टी शुरू कर देंगे। ये बहुत मजेदार उदाहरण है। अगर दुनिया सिर्फ इन दो चरम छोरों पर चले तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। और यहीं पर आते हैं एम्बीवर्ट। यहाँ एम्बी का मतलब है दोनों। ये सामान्य लोग हैं जिनमें दोनों गुण समानुपात में होते हैं। बिल्कुल। वे जानते हैं कि कब उन्हें लोगों के बीच जाकर पार्टी की जान बनना है और कब एकांत में बैठकर खुद का विश्लेषण करना है। इंसान का दिमाग इसी संतुलन के लिए बना है। तो अब तक हमने अच्छाई, बुराई और ऊर्जा के मुड़ने की दिशा पर बात की। लेकिन क्या होता है जब यह संतुलन पूरी तरह टूट जाता है? जब इंसान का समाज से इंटरेक्शन इतना कड़वा हो जाता है कि वो नफरत में बदल जाता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्याह पहलू है।
इस नफरत को समझने के लिए हमें ग्रीक रूट वर्ड मिसिन को देखना होगा, जिसका अर्थ होता है नफरत करना। और इसमें सबसे पहला है मिसैंथ्रोप। यहाँ मिसिन के साथ एंथ्रोपोस जुड़ा है, यानी मानव जाति। तो क्या मिसैंथ्रोप वो व्यक्ति है जो पूरी मनुष्य जाति से ही नफरत करता है? हाँ बिल्कुल, ये व्यक्ति एक बहुत ही गहरा दार्शनिक निराशावाद लिए होता है। एक मिसैंथ्रोप ये मानकर चलता है कि धरती पर हर इंसान मूल रूप से स्वार्थी है। मतलब क्या ये सिर्फ चिड़चिड़े लोग होते हैं या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, ये सिर्फ चिड़चिड़े नहीं हैं। उन्हें लगता है कि इंसानियत के भले के लिए कोई काम नहीं करता। अक्सर ये लोग अतीत में समाज की क्रूरता का इतना गहरा शिकार हुए होते हैं कि इनका भरोसा ही उठ जाता है। ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। उन्हें हर इंसान कपटी लगता है। और इसी मिसिन के साथ जब महिला के लिए ग्रीक शब्द गनी जुड़ता है तो शब्द बनता है मिसोगिनिस्ट, यानी स्त्री द्वेषी। सही, जो महिलाओं से नफरत करता है। और यहाँ भी स्रोत बताता है कि अक्सर ये नफरत अतीत में किसी महिला द्वारा दिए गए गहरे घाव या धोखे का परिणाम होती है। मतलब कोई एक कड़वा अनुभव इंसान के नजरिए को परमानेंट तरीके से बदल देता है। वो उस एक अनुभव को पूरी महिला जाति पर लागू कर देते हैं। हाँ, ये जनरलाइजेशन ही इस पर्सनालिटी टाइप का सबसे बड़ा लक्षण है। और जब यही नफरत किसी संस्था के प्रति हो जाए तो हमें तीसरा शब्द मिलता है मिसोगैमिस्ट। यहाँ गैमोस का अर्थ है विवाह या शादी। तो जो विवाह से नफरत करता है। लेकिन स्रोत की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। कौन सी बात? कि इन्हें विपरीत लिंग के लोग प्रेमी या रूममेट के तौर पर तो बहुत पसंद है, लेकिन शादी से सख्त नफरत है। ये तो बहुत अजीब पाखंड लगता है ना? देखने में ये पाखंड लगता है, लेकिन उनकी अपनी एक तर्क प्रणाली है। एक मिसोगैमिस्ट कानूनी प्रतिबद्धता और न्यायिक प्रक्रियाओं से सख्त नफरत करता है। अच्छा, तो क्या उनका मानना यह है कि स्वतंत्रता के साथ कमिटमेंट ज्यादा मायने रखता है? बिल्कुल, उनका मानना है कि जिस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कानूनी दस्तावेजों की जरूरत पड़े, वो सच्चा कैसे हो सकता है? वो कानूनी पिंजरे से भाग रहे हैं। ये आज के दौर के लिव इन रिलेशनशिप्स को समझने का एक दिलचस्प नजरिया है। खैर, अब तक हमने देखा कि कुछ लोग समाज में तालमेल बिठाते हैं और कुछ नफरत करने लगते हैं। हाँ, लेकिन इन सब से परे एक और अवस्था है जहां इंसान नफरत भी नहीं करता बल्कि पूरी तरह से वैराग्य ले लेता है। हम बात कर रहे हैं एसेटिक यानी सन्यासी की। सन्यासी ये हर तरह के भौतिक सुख का त्याग कर देते हैं। इस लेक्चर में एक बात बताई गई है कि ये लोग खाना भी सिर्फ इसलिए खाते हैं ताकि शरीर और आत्मा एक साथ जुड़े रह सकें। बिल्कुल, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। स्वाद, विलासिता, आराम, इन सब चीजों को वे सिरे से नकार देते हैं। लेकिन क्या ये लोग दुनिया की चीजों से नफरत करते हैं? नहीं, नफरत में आप उस चीज से जुड़े होते हैं, वैराग्य में आप मुक्त हो जाते हैं। इनका मानना है कि आध्यात्मिक पूर्णता शारीरिक सुखों से दूर रहने और आत्मनिषेध से ही मिल सकती है। यूरोप से आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये आज के दौर के एक्सट्रीम मिनिमलिज्म या डिजिटल डिटॉक्स का सबसे प्राचीन रूप है, जहां इंसान विचार मंथन के लिए एकांत चुनता है? बहुत हद तक हाँ। आज का इंसान फोन बंद करके ब्रेक लेता है, जबकि एक एस्थेटिक ने स्थायी रूप से इन संसारिक चीजों से किनारा कर लिया है। वाकई आज की इस चर्चा ने इंसानी व्यवहार को बारीकी से समझने का एक पूरा टूलकिट दे दिया है। हमने ईगोइस्ट के स्वार्थ से लेकर एस्थेटिक के त्याग तक का सफर तय किया। हाँ, और ये देखा कि कैसे ये रूट वर्ड्स इंसानी दिमाग के हर कोने को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार जो स्रोत में तो नहीं था लेकिन मन में जरूर आ रहा है। वो क्या? आज जिस तरह से सोशल मीडिया और एल्गोरिदम्स हमारी दुनिया को चला रहे हैं, क्या वे हमें संतुलित एम्बीवर्ड रहने दे रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? ऐसा लगता है कि वे धीरे धीरे हम सबको अपने अपनी पसंद के ईगोइस्ट या फिर समाज से कटने वाले मिसैंथ्रोप बनने की ओर धकेल रहे हैं। हाँ, तकनीक हमें स्पेक्ट्रम के चरम छोरों की तरफ धकेल रही है। ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब किसी से मुलाकात हो तो इंसान ये गौर करे कि सामने वाला इस स्पेक्ट्रम पर कहाँ खड़ा है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।